नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, कॉजेज एंड की मूवमेंट, अर्थात भारत में राष्ट्रवाद का विकास, कारण और प्रमुख आंदोलन। ये जो क्लास है ये आपके बीए सेमेस्टर के लिए, बीए में जितने भी सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, उनके लिए, जिसके अंदर ये जो टॉपिक है ये लगता है, या फिर बीए बीएड आप थर्ड ईयर कर रहे हैं, ठीक है, बीए बीएड थर्ड ईयर में, ठीक है, या फिर आप एमए में अगर आपके इंडियन हिस्ट्री पढ़ती है एंड एमए में अगर आपने हिस्ट्री लिया है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर ये वाला टॉपिक लगता है तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरा मैं आपको आज नेशनलिज्म राष्ट्रवाद है वो सारा ही बताऊंगी, कैसे होता है, क्या कारण है और किन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में राष्ट्रवाद का विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया थी, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से प्रभावित हुई। किन कारणों से? राजनीतिक कारणों से भी, मुख्य रूप से यही है, आर्थिक कारणों से भी, सामाजिक कारणों से भी और सांस्कृतिक, ठीक है। इन चार कारणों से क्या हुई? राष्ट्रवाद की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हुई, ठीक है। कब आई? तो ये 19वीं और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में शुरू हुई भारत में, ठीक है। यह औपनिवेशिक शोषण के प्रति प्रतिक्रिया और भारत की राष्ट्रीय एकता की पुष्टि दोनों के रूप में उभरा। औपनिवेशिक शोषण मतलब अंग्रेजों का जो भारत पर अधिकार था और जो भारतीयों पर वो शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध जितने भी जो भारत के वासी थे उनके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना एक जागृत हुई, देश के प्रति समर्पित होने की भावना जागृत हुई। वो ही क्या है? वो ही राष्ट्रवाद है। और अंग्रेजों ने इसका एक चिंगारी का काम किया, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा, प्रेस और आधुनिक अवसंरचना के प्रसार ने जनमत को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश नीतियों और कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र आंदोलन की नींव रखी। यानी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जितने भी राजनीतिक संगठन है उन्होंने संयुक्त राष्ट्र आंदोलनों में, मतलब पूरे भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों के रूप में एक नींव है वो रखी थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, यानी कि क्यों हुआ आखिर भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है, इनके कारण क्या है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण और पश्चिमी सभ्यता के प्रसार के अनुकरण और उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया दोनों के रूप में हुआ, ठीक है। फिर राजनीतिक, अब हम कारणों के बारे में, मैंने कहा ना कि राष्ट्रवाद के कारण क्या क्या है, तो पहला कारण है राजनीतिक कारण और सबसे प्रमुख कारण यही है। कांग्रेस के झंडे तले देश का राजनीतिक एकीकरण हुआ। परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के कारण राजनीतिक विचारों का आदान प्रदान हुआ और विभिन्न मुद्दों पर जनमत को संगठित करने में मदद मिली। यानी कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो कांग्रेस थी, ठीक है, कांग्रेस थी, इसने एक दीवार का काम किया। मतलब अंग्रेज है वो अपने लिए एक दीवार का समझते थे। और मतलब इसमें जितने भी जो उदारवादी हैं, उग्रवादी हैं, जितने भी नेता थे वो इसमें सम्मिलित थे, ठीक है। अब जनता की जितनी भी इच्छाएं थी, जितनी भी जो आकांक्षाएं थी वो यहाँ पे आके सुनी जाती थी। और ये कांग्रेस है, ये एक ऐसी संस्था थी जो अपनी इच्छाओं को, यानी कि जनता की इच्छाओं को, जनता की आकांक्षाओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी, ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी। क्योंकि देखो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ऐसी सुख सुविधाएं नहीं होती है, तो उन सुख सुविधाओं को पहुंचाने के लिए मतलब उस छोटे क्षेत्र में कोई ध्यान नहीं देता है। तो कांग्रेस ने इसी का मतलब प्रसार किया। कांग्रेस ने उस छोटे से छोटे क्षेत्र का भी मुद्दा उठाया, सरकार तक लेके गई ताकि उस क्षेत्र में विकास हो सके और सरकार को भी पता चला, ठीक है। तो कांग्रेस है ये एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में भी रही। क्योंकि जैसे मान लो कहीं पर छोटे क्षेत्र में अब आंदोलन भड़का,
ठीक है। तो कांग्रेस अंग्रेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, वहाँ की जो स्थिति है वो नहीं सुधार पाए, तो वहाँ का जो क्षेत्र का जो मसला है वो बहुत बड़े क्षेत्र में उभर कर आएगा, जिससे वहाँ पर जो तैनात अंग्रेजी सरकार है उसके लिए खतरा होगा। तो अगर वो जो क्षेत्र के लोग हैं वो कांग्रेस जैसी संस्था में आके अपना जो भी गुस्सा है या जो भी इच्छाएं हैं वो व्यक्त करे, फिर वो जो सरकार है वो हमारे तक मतलब अंग्रेजों तक पहुंचाए, तो वो जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा एक तरह से। तो एक दीवार की तरह काम करती है ये कांग्रेस। ऐसा किसने कहा? ह्यूम ने कहा था। तो हम आगे वो सब पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, किस तरह से। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीतिक कारणों में कि कांग्रेस के झंडे के नीचे ही देश का क्या हुआ था? राजनीतिक एकीकरण हुआ था। परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों के कारण ही राजनीतिक विचारों का क्या हुआ था? आदान प्रदान हुआ था। और विभिन्न मुद्दों पर जनमत को संगठित करने में भी क्या हुई? मदद हुई। यानी कि जो भी मुद्दे हुए इसमें जो जनमत है उसको संगठित करने में कांग्रेस एक बहुतायत से संस्था के रूप में काम आई। ठीक है। अब आगे है आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण मतलब पैसों से संबंधित। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन, यानी कि अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये इसका इंग्लिश रूपांतरण है, और हिंदी है भारत में गरीबी और ब्रिटिश शासन। और आर.सी. दत्त हैं, एक और हैं, उनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। भारत का आर्थिक इतिहास में औपनिवेशिकता की आर्थिक आलोचना प्रस्तुत की गई थी। यानी कि औपनिवेशिक काल में जितने भी जो ब्रिटिश काल मतलब ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भारत से धन लिया या कच्चा माल लिया। ठीक है। कच्चा माल को ब्रिटेन में लेके गए, पक्का माल में रूपांतरित करके भारत में ही उसे उच्च दामों में बेचते थे। यानी एक तो भारत से कच्चा माल लेके इंग्लैंड लेके गए, ठीक है, फ्री में इंग्लैंड लेके गए, फिर इंग्लैंड से पक्का माल बना के भारत में लाके उसे उच्च दामों में बेचते थे। यानी कि उनको तो फायदा ही फायदा है, भारत वालों को नुकसान है। तो इस तरह से ये क्या भारत में जो आर्थिक रूप से शोषण का काम है ये अंग्रेजों ने किया था। औपनिवेशिकता की आर्थिक आलोचना है वो किसने की थी? एक तो दादा भाई नौरोजी ने की थी और एक आर.सी. दत्त ने की थी। देश का आर्थिक एकीकरण हुआ क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों का आर्थिक भाग्य है ये आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है। अब प्रशासनिक कारण कौन से हैं? लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में भारतीय कानूनों के संहिताकरण से उप महाद्वीप में कानूनी एकरूपता आई। अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत से देश में प्रशासनिक एक रूपता है ये आई। अब देखो अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि आई, पहले इसका नाम IAR था, IAR शायद, ठीक है, IAR था। अब ये जो सेवा थी इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश लोग ही इस सेवा को, क्योंकि ये उच्च प्रशासनिक सेवा थी उस समय में। ठीक है। जैसे आज में IAS होती है ना, IAS कलेक्टर, ठीक है, उस समय में IAR था। अब ये उच्च प्रशासनिक सेवा थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही भाग लेते थे। लेकिन फिर बाद में भारतीयों को भी छूट दी गई और उसमें इसमें जो परीक्षा होती थी वो ब्रिटेन में होती थी, लंदन में होती थी। ठीक है। यानी कि यहाँ से अभ्यर्थी को लंदन जाना पड़ता था, वहाँ से परीक्षा उत्तीर्ण करके फिर भारत में आना पड़ता था और तभी वो प्रशासनिक अधिकारी है वो बन पाता था। अब इसमें जो आयु थी वो कितनी कर दी थी? 21 वर्ष थी कि भाई 21 वर्ष का कोई भी है वो क्या दे सकता है? IRS की परीक्षा दे सकता है। फिर बाद में इसकी जो आयु है ये 19 वर्ष भी कर दी गई थी। तो ये आपको मतलब आप अगर 1 वीक सीरीज पर पढ़ रहे हो तो आपके पूर्ण रूप से इसमें आएगा, लेकिन मैं आपको आपके समझाने के तौर पर कह रही हूँ। ठीक है। पश्चिमी विचार और शिक्षा के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ? कि भाई भारत में जितने भी लोग हैं उनके ऊपर पश्चिमी विचार है ये कैसे प्रभावित हुआ? शिक्षा का माध्यम किस प्रकार, भारत में शिक्षा कैसे आई और भारत में राष्ट्रवाद है उसकी भावना का विकास कैसे हुआ? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग है ये जन भागीदारी पर आधारित आधुनिक राजनीति से परिचित हुआ और आधुनिक संस्थानों ने भारतीय राजनीतिक संगठनों को नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है। मतलब जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग हैं वो बुद्धिजीवी लोग थे क्योंकि पढ़े लिखे लोग वही थे, क्योंकि उच्च क्लास के जो लोग थे वो तो अपने आप को मतलब उच्च प्रतिष्ठित
अंग्रेजों के साथ में अपने आप को तुलना करते थे, बैठते थे। लेकिन और निम्न वर्ग के लोगों को तो, जैसे किसान है, मजदूर है, उनको तो कोई जानता ही नहीं था। मध्यम वर्गीय जितने भी लोग थे वो बुद्धिजीवी थे। उनके पास आय का, इनकम का जो सोर्स था वो लिमिटेड था, और उनके पास में बुद्धि भी थी। तो उन्होंने क्या किया, जन भागीदारी में सहायता की, मतलब जनता को जगाने का काम इन्होंने किया। ठीक है। राजनीतिक रूप से वे आधुनिक राजनीति से भी परिचित हुए और जनता को भी इन्होंने किया। अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमियों से आने वाले राष्ट्रवादी नेताओं ने एक दूसरे के साथ में प्रभावी ढंग से संवाद करने की में मदद की। यानी कि देख लो कि मान लो मुझे अंग्रेजी भाषा आती है और किसी एक को है ये नहीं आती है। ठीक है। अब मैं अंग्रेज के पास में जाऊंगी, कोई भी ब्रिटिश इंसान है उसके पास मैं जाऊंगी, और फिर मैं उसकी भावों को मतलब समझ लूंगी, और मेरे भावों को वो समझ लेगा। लेकिन ये जो आदमी है पास में, वो न मेरे भावों को समझ पाएगा न उसके भावों को समझ पाएगा। तो उस समय में अंग्रेजी बोलना कितना प्रभावी था, कितना मतलब आप जरूरी था, आप देख सकते हो। क्योंकि अंग्रेजी भाषा ने विभिन्न भाषाई जो पृष्ठभूमियां थी, जैसे मुझे अब हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, तो मैं आगे वाले को समझा सकती हूँ, और आगे वाले की जो भावनाएं हैं वो इसको समझा सकती हूँ हिंदी के माध्यम से। भाषाई पृष्ठभूमि में आने वाली राष्ट्रवादी नेताओं को एक दूसरे के साथ में प्रभावी ढंग से क्या किया, संवाद है उसमें मदद की। फिर आगे देखो, भारत में राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस की क्या भूमिका। प्रेस मतलब जो मीडिया वाले आते हैं ना, माइक ले लेके, आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, ऐसे में। तो प्रेस और साहित्य की, मतलब उस समय में जितने भी जो महापुरुष थे उन्होंने अपनी बुक लिखी। ठीक है। और बुक को जनता ने पढ़ा, और उनके अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाएं उग्रित हुई वो, या जो तत्काल में जितनी भी राष्ट्रवाद की मतलब जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे उनमें जनता ने किस प्रकार से वो जागरूक हुए, तो बुक्स के माध्यम से। और प्रेस ने भी, जैसे उस समय में रेडियो चलते थे, तो लोग कान के पास में रख के लंबे मतलब घंटों तक रेडियो सुनते रहते थे, और एक क्षेत्र की जो मतलब एक क्षेत्र की जितनी भी सूचनाएं हैं, सूचनाओं को सुनते थे कि आज उस क्षेत्र में ऐसे हुआ, आज उस क्षेत्र में। तो भारत में राष्ट्रवाद की जो विकास है उसमें प्रेस और साहित्य की क्या भूमिका रही। तो बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका जैसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने भारतीयों के बीच में जागरूकता बढ़ाने और एकता की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ध्यान रखना है, बंगाल गजट और अमृत समाचार पत्रिका। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि। इम्पोर्टेंट है कि रविंद्रनाथ टैगोर है, इन्होंने गीतांजलि पुस्तिका लिखी थी। जैसी साहित्यिक कृतियों ने भारत के अतीत के गौरवशाली इतिहास के साथ में एक प्रति गहरी सराहना है ये व्यक्त की थी। फिर आगे देखिए, आगे है भारत में राष्ट्रवाद के विकास में शासकों की प्रतिक्रियावादी नीतियां और नस्लीय अहंकार की भूमिका। लिटन मतलब जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, जैसे कि ICS परीक्षा, ICS, अच्छा मैं अभी IAS की बात करी थी ना। ठीक है, उसका प्रारंभिक नाम ICS ही था। परीक्षा के लिए आयु सीमा में कमी, वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 आदि ने देश में विरोध को जन्म दिया। इल्बर्ट बिल विवाद ने अंग्रेजों की नस्लीय श्रेष्ठता की मानसिकता को उजागर किया। फिर आगे देखिए, कांग्रेस पूर्व संगठन, कांग्रेस के पहले जितने भी संगठन विकसित हुए थे वो कौन कौन से थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के गठन से पहले भारत में कई संगठन और आंदोलन उभरे जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। कौन कौन से आंदोलन थे। सबसे पहला है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में होती है। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी। इसका उद्देश्य राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक मंच प्रदान करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और राजनीतिक सुधारों की दिशा में काम करना है। फिर अगली जो संस्था है उसका नाम है मद्रास महाजन सभा। ये 1886 में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास महाजन सभा। M वीराघवा, यहाँ थोड़ा ऐसे मिस्टेक है, वी राघवाचार्य है इसमें, वी राघवाचार्य है इनका नाम। तो 1884 में मद्रास महाजन सभा का स्थापना है। ये
एम वी राघवाचार्य ने की थी और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा स्थापित इस सभा का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान करना और जनता में जागरूकता पैदा करना था। इसने नागरिक स्वतंत्रता, शिक्षा और सरकार में प्रतिनिधित्व की वकालत की। फिर आगे देखिए, आगे है पूना सार्वजनिक सभा 1870। यह महादेव गोविंद रानडे और अन्य लोगों के द्वारा स्थापित एक सामाजिक और राजनीतिक संगठन था। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुधार, शिक्षा और निम्न जातियों की स्थिति में सुधार करना, ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। 1885 में आपको पता है कांग्रेस की स्थापना भी हो जाती है, लेकिन उससे पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। फिरोज शाह मेहता के नेतृत्व में गठित इस एसोसिएशन का उद्देश्य है ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोगों की राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का समाधान करना था। इसने संवैधानिक पद्धतियों पर जोर दिया और शासन में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में भी काम किया, ठीक है। आगे है अंजुमन ए इस्लाम। ये अंजुमन ए इस्लाम की स्थापना 1874 में हुई थी। बदरुद्दीन तैयबदीन के द्वारा स्थापित है यह एक मुस्लिम संगठन था जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। तो आपको पूछ सकते हैं कि भाई मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सामाजिक कल्याण के लिए बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था स्थापित हुई? तो अंजुमन ए इस्लाम, जिसकी स्थापना 1874 में और बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बाद में इसने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका है ये निभाई थी। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके गठन की। एलन एक्टेवियन ह्यूम, इसको हम ह्यूम भी कह सकते हैं लेकिन पूरा नाम है एलन एक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, इसका नाम है A.O. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885, ये डेट ध्यान रखनी है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टार लगाना चाहो लगा सकते हो क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। 28 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम, एलन एक्टेवियन ह्यूम ने शुरू की और INC एक संगठित राजनीतिक मंच के रूप में उभरी, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC है, ये एक राष्ट्रीय जो राजनीतिक मंच है उसके रूप में उभरी जिसका उद्देश्य भारतीयों की विविध आवाजों और आकांक्षाओं को एक झंडे के नीचे एकजुट करना। अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अलग अलग क्षेत्रों की इच्छाओं को या अलग अलग क्षेत्रों की जितनी भी मतलब आकांक्षाएं थी वो एक क्षेत्र में एक झंडे के नीचे आके उभरे और उसके बाद में सरकार के पास में जाए और सरकार उनका मतलब अच्छे से ढंग से उनका क्या करे, निपटारा करे। तो ये कांग्रेस ने अपने लिए एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में गठित की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885। अब क्या क्या था देखो, इसकी स्थापना सेवानिवृत्ति सिविल सेवा अधिकारी एलन एक्टेवियन ह्यूम ने की थी। यानी कि जो एलन एक्टेवियन ह्यूम A.O. ह्यूम थे ये एक सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी थे। इसका उद्देश्य भारतीय राजनीति से चेतना के लिए एक सुरक्षित संवैधानिक मंच प्रदान करना है। लॉर्ड डफरिन और अन्य प्रख्यात भारतीयों के द्वारा इसको समर्थन है ये प्राप्त हुआ था। लॉर्ड डफरिन ने भी समर्थन प्राप्त किया और अन्य ने भी, ठीक है। फिर देखो प्रारंभिक नेतृत्व और उद्देश्य, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए कांग्रेस के, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के जो पहले राष्ट्रपति या मुखिया कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेताओं को ब्रिटिश सरकार और उसकी न्याय की भावना पर पूरा भरोसा था। सरकार के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से शिकायतें प्रस्तुत करने में विश्वास करते। ये नरमपंथी है ना, नरमपंथियों की ये विचारधारा थी कि सरकार को हम पत्र के ऊपर पत्र लिखेंगे, सरकार भले ही उसका जवाब लेट दे लेकिन हम पत्र के ऊपर पत्र लिखते जाएंगे, प्रार्थना पत्र लिखेंगे, सरकार को दूत भेजते रहेंगे ताकि उनको अवगत करवाया जाए कि हाँ हमारी भी कुछ मांगे हैं जो आपको पूरी करनी है, ठीक है। मतलब नम्र भाव था,
तभी तो इन्हें नरमपंथी कहते थे। लेकिन नरमपंथियों से जब बात नहीं बनी, सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, तब उग्रवादी चरण आया और उग्रवादी चरणों ने अपनी मतलब आक्रामक रूप से उन्होंने सरकार को मनवाने का बात की। फिर आया गांधी युग। गांधी युग ने क्या किया, गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में मतलब सरकार को झुकाने का काम किया और मुख्य रूप से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का विशेष योगदान है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे देखो, ये इंग्लिश में है लेकिन आपको मैं हिंदी में दूंगी, 1 मिनट।